बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 मई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि भाजपा और नीतीश के खिलाफ एक बड़ी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बन सकती है। आपको बता दूं कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यानी कि एआईएमआईएम ने बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने में रुचि दिखाई है। जय तेजस्वी यादव की हरी झंडी का इंतजार है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने कहा कि हम महागठबंधन के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं। हम इसे लेकर के बहुत सकारात्मक है। हमारी विचारधारा भाजपा को हराना और बिहार को मजबूत बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि 2020 में भी पार्टी ने महागठबंधन के लिए अनुरोध किया था, जहां हमारा उद्देश्य भाजपा को हराना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या हालात है ये जग जाहिर है। 2014 में बिहार ने एनडीए को 32, 2019 में 39 और 2024 में 30 सांसद दिए, लेकिन भाजपा ने बिहार को कुछ नहीं दिया। जो सभी कंपनियां गुजरात में निवेश कर रही है। वहीं पर एआईएमआईएम नेता ने कहा कि सभी कंपनियां गुजरात में निवेश कर रही है, बिहार के मजदूर वहां जाकर के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक एक भी ऐसी सभा नहीं की है जिसमें वे बिहार को बीमारू राज्य से बाहर निकालने की बात कर रहे हों। उन्हें सिर्फ बिहार की लिट्टी लीची क्रिकेट खिलाड़ी चाय पत्ती याद आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को यानी कि आज से 2 दिन बिहार दौरे पर रहेंगे। 30 मई को उनकी रोहतास जिले के विक्रमगंज में एक जनसभा प्रस्तावित है, जनसभा होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में वे बिहार को कई हाईवे, रेल लाइन, पुल समेत कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। जब विक्रमगंज रैली में पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर के मंच तक पहुंचेंगे। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले और फिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी का ये बिहार दौरा कई मायने में अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विक्रमगंज के कार्यक्रम को लेकर के रोहतास जिले में राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर है। इसी क्रम में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल रोहतास पहुंचे। दोस्तों जेडीयू के सीनियर नेता ने एक चुनावी रणनीतिकार को भारे की कठपुतली बताया है। आपको बता दूं कि 2025 में ही बिहार विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर के सभी दलों, गठबंधनों की ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। जब कोई भी दल और फिर गठबंधन कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। फिलहाल जिला के 4 में से 2 विधानसभा सीट पर जेडीयू का कब्जा है, जबकि एक राजद और फिर एक कांग्रेस के हिस्से में है। जब विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। जेडीयू जिला कार्यालय में के कर्पूरी सभागार में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के जिलाध्यक्ष बबलू कुमार मंडल ने विपक्षी दलों पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की मजबूती का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार फिर से नीतीश कुमार अर्थात आगामी विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनेगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक दलित नेता बिहार का सियासी समीकरण बिगाड़ रहे हैं। दरअसल बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सहदेव भारतीय समाज पार्टी से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार की 29 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मीडिया से बातचीत करते हुए राजभर ने कहा कि बीजेपी से गठबंधन के तहत जितनी सीटें मिलेगी वहाँ उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। राजभर ने कहा है कि हमने बिहार के राजनीतिक धरातल पर पूरी तरीके से पूरी रणनीति के साथ काम किया है, जब पार्टी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस विषय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बातचीत हो चुकी है और सीट बंटवारे पर जल्द फैसला लिया जाएगा। आपको बता दूं कि एनडीए को जातीय आधार पर मजबूत मिल सकती है। जहाँ राजभर पूर्वांचल के राजभर समुदाय के प्रभावशाली नेता है। यह समुदाय बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी मौजूद है, खास करके सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण और कैमूर जिलों में है। यदि वे एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो फिर ओबीसी वर्ग, खास करके पिछड़े और फिर अति पिछड़े वोट बैंक में सेधमारी कर सकते हैं, जिससे एनडीए को लाभ मिल सकता है। दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर किसानों का पसीना ही देश की समृद्धि की नींव रखता है। इन्हीं अन्नदाताओं के जीवन में खुशहाली लाने और फिर उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए 14 प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान और फिर उनके दिलों में उम्मीद की नई किरण जगी है। ये सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि सरकार का किसानों के प्रति गहरा सम्मान और उनके कल्याण के प्रति अटूट
प्रतिबद्धता का परिचायक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में हुई बैठक में खरीफ की 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। ये घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई है, जिन्होंने बताया है कि धान की MSP 69 रुपए बढ़ा करके अब 2369 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है, जो पहले 2300 रुपए थी। वहीं पर मंत्रिमंडल बैठक में कुल 5 अहम फैसले को मंजूरी दी गई है, जिसमें 3 सीधे तौर पर किसानों से संबंधित है, जो कृषि क्षेत्र को दिए जा रहे महत्व को दर्शाता है। दोस्तों, बिहार में मानसून आने से पहले ही भारी बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। अगले 3 दिनों तक बिहार में मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विभाग ने आज 29 मई से 31 मई तक कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के हिस्सों में झमाझम बरसात होने के साथ ही आंधी और फिर वज्रपात की चेतावनी जारी की है। लोगों से खराब मौसम में सावधान रहने को कहा गया है। यह मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट के पास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस क्षेत्र में एक चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय है। ये मौसम सिस्टम अगले 24 घंटे के भीतर उत्तर की ओर बढ़ सकती है। इसके प्रभाव से आगामी 2-3 दिनों के दौरान बिहार में भारी बारिश और फिर ठंडका की गतिविधियां रहने के आसार हैं। जहां पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 मई को किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ जगहों पर भारी बारिश और वज्रपात के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई है। 30 मई को किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और फिर कटिहार जिले में कहीं कहीं अति भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, जमुई और फिर बांका में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पर 31 मई को भी किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में मौसम खराब रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान बिहार के अन्य जिलों में भी छिटपुट बारिश और फिर बिजली की गतिविधियां होने की आशंका है। 1 जून से मौसम सामान्य होने के आसार हैं। दोस्तों, यूट्यूबर और भाजपा नेता मनीष कश्यप बगावत पर उतर गए हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि रोहतास जिले के विक्रमगंज में 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जब पीएम मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में सभा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी की सभा सबसे ज्यादा भीड़ बिहार में होती है। ऐसा क्यों? वहीं पर मनीष कश्यप आगे कहते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र और फिर साउथ के राज्यों में मोदी जी की सभा में उतनी भीड़ नहीं होती है जितनी बिहार में होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्थानीय नेता 200 रुपये में, 500 रुपये में भीड़ एकत्रित करके गाड़ियों से ले जाते हैं। वहीं पर भाजपा नेताओं पर हमला बोलते हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कहा है कि नरेंद्र मोदी गुजरात में 1 दशक तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन गुजरात से ज्यादा भीड़ बिहार में होती है। मोदी जी की रैलियों में भीड़ के सारे रिकॉर्ड बिहार में दर्ज हुए हैं। इससे प्रधानमंत्री को लगता है कि बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। भाजपा नेताओं की कोई भी अधिकारी, कर्मचारी नहीं सुनता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि विपक्ष में रहते राजद नेताओं की बात अधिकारी सुनते हैं, जैसे सीएम नीतीश कुमार के कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, लेकिन भाजपा नेताओं की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मनीष कश्यप ने लोगों से प्रधानमंत्री की जनसभा में ना जाने की अपील की है, जिससे बिहार भाजपा नेताओं पर प्रेशर बढ़े। जब उनसे पूछा जाए कि क्या हुआ, इसके अलावा राज्य सरकार की आलोचना की है। वहीं पर मनीष कश्यप का ये वीडियो ऐसे समय में आया है जब उनके साथ पटना की PMCH अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया। उन्होंने अपने साथ मारपीट की घटना को खुद स्वीकार किया है। जानकारी के मुताबिक मनीष कश्यप को कई घंटे तक अस्पताल के कमरे में बंद करके रखा गया था। इसके अलावा कई चिकित्सा कर्मचारियों ने मिलकर के उनकी पिटाई की थी। किसी तरह वो जान बचा करके अस्पताल से बाहर निकल पाए थे। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने पोते का नाम इराज रखा है, लेकिन तेजस्वी और राजश्री ने अपने बेटे का नाम बदल दिया। तेजस्वी राजश्री ने अपने बेटे का नाम इराज लालू यादव रख दिया है। तेजस्वी और राजश्री ने अपने बेटे का नाम अपने पिता लालू यादव के नाम पर रख दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने बेटे का नाम के साथ अपने पिता का नाम जोड़ दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने बेटे का नाम रखा है। पूरी दुनिया अब लालू यादव के पोते को उनके नाम से जानेगी। लालू परिवार के नए सदस्य हैं और उनके आगमन से परिवार में जश्न का माहौल है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने पोते और फिर तेजस्वी यादव के बेटे का नामकरण कर दिया है। तेजस्वी यादव के बेटे को अब इराज के नाम से जाना जाएगा। लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपने पोते का नाम लालू यादव के नाम पर रखा है। जब लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दूं कि बीते दिन तेजस्वी यादव पिता बने हैं, जब कोलकाता में उनकी पत्नी राजश्री ने बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद से ही लालू परिवार में जश्न का माहौल है। जब लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लिखा है कि हमारी पोती कात्यायनी के छोटे
भाई का नाम मैंने और राबड़ी ने इराज रखा है। तेजस्वी और राजश्री ने उनका पूरा नाम इराज लालू यादव रखा है। कात यानी अष्टमी को हुआ था, जो कि शुभ नवरात्रि का छठा दिन है और इस नन्हे बच्ची का जन्म बजरंगबली हनुमान जी के मंगल दिन मंगलवार को हुआ, इसलिए उनका नाम इराज रखा गया। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पोते का नाम का ऐलान करते हुए बताया है कि मां और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। आपको बता दूं कि बीते दिन लालू परिवार में खुशियां आई। तेजस्वी यादव एक बार फिर से पिता बने। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए खुशखबरी सभी को दी, जिसके बाद बधाइयों का तांता लग गया। लालू यादव को तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल करके उनके पोते से मिलाया, जिसके बाद लालू यादव खुद अस्पताल पहुंचे और फिर अपनी बहू और पोते से मिले। लालू यादव ने बीते दिन ट्वीट करके कहा था कि अपने परिवार में छोटे पोते का गर्व से स्वागत करता हूं। लालू यादव ने इसके साथ ही कई तस्वीरें भी शेयर की थी। वहीं पर माना जा रहा है कि जल्द ही लालू परिवार पटना वापस आएगा। वहीं पर पटना आने के बाद लालू परिवार की ओर से बड़ा जश्न किया जाएगा। बेटे के आगमन पर लालू परिवार में खुशियों का माहौल है। दोस्तों, चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। जेडीयू के दो बड़े नेता ने कांग्रेस का दामन थामा है। आपको बता दें कि पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस प्रदेश का मुख्यालय में बुधवार को राजनीतिक हलचल तब तेज हो गई जब जेडीयू के दो प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। जहां सकरा से जेडीयू के पूर्व विधायक सुरेश चंचल और फिर जाने माने राजनीतिक शख्सियत हाजी परवेज सिद्दीकी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सुरेश चंचल ने कहा कि वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विचारधारा और जनता के लिए उनके संघर्ष से प्रभावित हैं। वहीं पर परवेज सिद्दीकी ने नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, वे अब स्वतंत्र होकर के कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आज जेडीयू और बीजेपी के विचारों में कोई भी अंतर नहीं रह गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इस मौके पर नीतीश कुमार और फिर केंद्र सरकार दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि आज सामाजिक न्याय के नाम पर बनी सरकार सामाजिक अन्याय कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार वक्फ बिल के मुद्दे पर बीजेपी के सामने झुक गए हैं, जिससे जनता का एनडीए से मोहभंग हो गया है। वहीं पर राजेश राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि बिहार को जो लाखों करोड़ों का पैकेज देने की बात कही गई थी, वो पैसा गया कहां? राज्य में अपराध चरम पर है, मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें खाली रह गई है। इन मुद्दों पर सरकार चुप क्यों है? कांग्रेस ने इसे बदलाव की लहर बताया है और फिर दावा किया है कि आने वाले दिनों में और भी कई नेता एनडीए छोड़कर के कांग्रेस से जुड़ेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 5 महीने का वक्त है, लेकिन बीजेपी अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी 40 दिन के अंदर 2 बार बिहार आ रहे हैं। इन सब के बीच सूत्रों की माने तो पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव सभी 243 सीटों पर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। जब बताया जा रहा है कि पार्टी इस बार अपने मौजूदा विधायकों के टिकट को बड़े स्तर पर काटने की तैयारी कर रही है। जब पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जिन मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन ठीक नहीं है, जब विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटा जाएगा। साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी तय किया है कि व्यक्ति नहीं बल्कि जीतने की क्षमता को टिकट बंटवारे का आधार बनाया जाएगा। सर्वे में जिसका भी नाम नहीं आता उसका टिकट काटा जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। बीजेपी ब्लॉक स्तर पर बैठकें कर रही है। हर सीट पर अपनी ताकत और फिर कमजोरियों का आकलन किया जा रहा है। इसके साथ ही विपक्षी दलों और फिर पाला बदलने वाले नेताओं का भी आकलन किया जा रहा है। जैसे सीट पर सीट इसी हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी और फिर अपने ऐसे नेताओं की पहचान भी की जा रही है जिसकी टिकट नहीं मिलने या फिर अपने मन माफिक उम्मीदवार न दिए जाने की स्थिति में बगावत करने की आशंकाएं हैं। जब बीजेपी का लक्ष्य हर हाल में बिहार चुनाव जीतना है। बिहार चुनाव में जीत एनडीए के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी मजबूत विपक्षी गठबंधन है। बीजेपी को लगता है कि बिहार चुनाव में एनडीए के हारने की स्थिति में विपक्षी एकता को मजबूत मिल सकती है। वहीं पर बीजेपी सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरीके की जल्दबाजी के मोड़ में नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा सबसे आखिर में किया जाएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है। हालांकि महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग की चर्चा तो नहीं है, लेकिन केवल बैठकों का दौर चल रहा है। एनडीए सूत्रों के अनुसार इस बार जेडीयू 101 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। वहीं पर भाजपा भी 101 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में, जबकि बाकी सीटें छोटे सहयोगी दलों लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा और फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच बांटी जाएगी। इस बार चिराग पासवान की लोच पर रामविलास के एनडीए में शामिल होने से समय
समीकरण बदले हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी 22 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा मांझी की पार्टी हिंदुस्तान युवा मोर्चा को 5 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की रालों को 4 से 5 सीटें को दी जा सकती है। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़कर के 74 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़कर के 43 सीटें हासिल की थी। सूत्रों के अनुसार वे सीटें जहां एनडीए लगातार 2 बार से हार रहा है, सहयोगी दलों के बीच बदली जा सकती है। इस बार सीटों का आवंटन जीतने की संभावना के आधार पर तय किया जाएगा। दोस्तों, लालू यादव ने अपने पोते का नाम इराज क्यों रखा? चलिए जानते हैं इस नाम की का मायने क्या है, इसका अर्थ क्या है। संस्कृति और व्यक्तिगत से जुड़ा हुआ ये महत्व है। दरअसल बात यह है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने पोते का नाम इराज रखा है। वहीं तेजस्वी और राज त्रिड़े अपने बेटे के नाम के साथ लालू यादव का नाम जोड़ करके रखा है, यानी कि तेजस्वी का बेटा अब इराज लालू यादव के नाम से जाना जाएगा। तो आइए जानते हैं लालू प्रसाद यादव ने अपने पोते का नाम इराज क्यों रखा और इस नाम का अर्थ क्या है। दरअसल बच्चों के नामकरण में अर्थ और फिर संस्कृति का गहरा महत्व होता है। सांस्कृतिक और फिर सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार इराज नाम के अनेक अर्थ है जो व्यक्ति के स्वभाव और फिर जीवन शैली पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इराज को भगवान हनुमान से जोड़ा जाता है। वहीं पर कई लोग इसे प्रेम के देवता कामदेव का पर्यायवाची भी मानते हैं। इसका अर्थ शक्ति, समर्पण और फिर प्रेम से जुड़ा हुआ माना जाता है। वहीं पर इराज नाम का एक अर्थ फूल या सुंदर पौधा भी है जो खुशी और फिर सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह ये नाम जल से उत्पन्न व्यक्ति को भी दर्शाता है जो पवित्रता और फिर शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। वहीं पर मान्यता है कि जिन बच्चों का नाम इराज रखा जाता है वे स्वभाव से शांति प्रिय, संवेदनशील और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। उनका व्यवहार उनके नाम के अर्थ को दर्शाता है, जिससे उनके व्यक्तित्व में निखार आता है। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और अनुष्का की रिलेशनशिप की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। इस बीच लालू प्रसाद यादव के साले एवं तेज प्रताप यादव के मामा सुभाष यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी आरजेडी से बेदखल किए जाने पर सुभाष यादव ने कहा कि लालू यादव ने थोड़ा गड़बड़ किया है, उन्हें जल्दबाजी में यह फैसला नहीं लेना चाहिए था। सुभाष यादव ने अपने भांजे तेज प्रताप यादव को सलाह दी है कि वे सामने आकर के सही बात बता दें कि आखिर सच्चाई क्या है। वहीं पर सुभाष यादव ने लालू परिवार के इस चर्चित घटनाक्रम पर बुधवार को खुल करके बात की है। जब मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि ये आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तेज प्रताप और अनुष्का यादव के फोटो पर सुभाष ने गलत बताया। उन्होंने कहा है कि जब तेज प्रताप ने खुद बता दिया है कि वे फोटो गलत है तो इस पर अब बात ही नहीं होनी चाहिए। वहीं पर मामा सुभाष यादव ने अपने भांजे तेज प्रताप को जल्द से जल्द मीडिया के सामने आकर के पूरा मामला स्पष्ट करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप को जनता के सामने आकर के बताना चाहिए कि उनके साथ अन्याय हुआ है या फिर अच्छा हुआ है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक लड़की के साथ फोटो पोस्ट किया था। इसका नाम उन्होंने अनुष्का यादव बताया था और कहा कि वो बीते 12 सालों से इसके साथ रिलेशनशिप में है। जब कुछ देर बाद ये पोस्टर डिलीट कर दिया गया, फिर एक नया पोस्ट सामने आया जिसमें तेज प्रताप यादव ने अपना अकाउंट हैक होने की बात कह दी। इस वाक्य के अगले ही दिन लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया और परिवार से भी अलग कर दिया। दोस्तों, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव ने सीधे मुकाबले का रूप ले लिया है, जहां नीतीश कुमार को एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया है। ये समर्थन सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि 5 से 17% वोट नीतीश से जुड़ा है। इससे बड़ी संख्या में महिलाएं, ओबीसी, आईबीसी और वंचित वर्ग के मतदाता शामिल है। चुनाव से पहले एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर समन्वय एक बड़ी चुनौती है, लेकिन माना जा रहा है कि समय रहते हुए इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। जैसे एनडीए की नींव और फिर झुकेगी नहीं, इससे एनडीए की नींव और झुकेगी। वहीं पर पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार की धरती से सीधे पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और फिर उस पर एक्शन भी दिखाया था। वहीं पर एनडीए का मुकाबला महागठबंधन से है, इससे कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने में हिचकिचा रही है। जब वहीं पर लालू प्रसाद यादव हमेशा कांग्रेस को सहयोगी की भूमिका तक सीमित रखने की कोशिश करते हैं। लालू तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के लिए काफी उत्सुक हैं और फिर इसके लिए वे कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब तक उन्होंने
कांग्रेस को किनारे करके वाम दलों को ज्यादा महत्व दिया है, लेकिन इस बार वे संतुलित रुख अपनाते दिख रहे हैं। वहीं पर महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती सभी सहयोगियों को संतुलित तरीके से सीटें देना है। जैसे इसमें वाम दल, कांग्रेस, मुकेश सहनी और फिर पशुपति पारस की पार्टियां शामिल है। अगर संतुलन नहीं बना तो फिर अंदरूनी कलह के कारण गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। वहीं पर तेज प्रताप यादव के कारण भी राजद को संकट का सामना करना पड़ा। बेशक उन्हें परिवार और फिर पार्टी से निकाल करके लालू ने पारंपरिक वोट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन इस पारिवारिक कलह का चुनावी रणनीति पर असर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। अन्य दलों की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी नजर मुस्लिम वोटों पर है। जब पिछले विधानसभा चुनाव में उसने किशनगंज और फिर कटिहार जैसे सीमावर्ती इलाकों में 5 सीटें जीत करके अच्छी शुरुआत की थी। भले ही उसके 4 विधायक बाद में RJD में शामिल हो गए, लेकिन इस बार AIMIM फिर से चुनावी मैदान में है और बड़ी बात यह है कि इस बार इसका असर ज्यादा प्रभाव तरीके से देखने को मिल सकता है। वहीं पर प्रशांत किशोर की जनसुराज ने हाल ही में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे। यही वजह रही है कि RJD अपनी पारंपरिक सीट हार गई। जी हाँ, प्रशांत किशोर लालू के मुस्लिम यादव समीकरण को ध्वस्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने अपनी कई चुनौतियां हैं। फिलहाल बिहार में मुकाबला 2 तरफा नजर आ रहा है। जहाँ अभी सब कुछ रिहर्सल के दौर में है। ऐसे में असली जंग तब शुरू होगी जब सभी खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, जिस तरह हिंदू धर्म प्रत्येक तीज त्यौहार का महत्व रहता है, ठीक उसी प्रकार इस्लाम में भी हर एक पर्व का अपना खास महत्व होता है। वैसा ही ईद की तरह ही ईद उल अजहा का पर्व भी बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसे में इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जुल्हिज्जा या फिर जुल्हिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है। तो फिर इसलिए जानते हैं कि भारत में ईद उल अजहा का पर्व कब मनाया जाएगा। आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म सभी त्यौहार चांद नजर आने के बाद ही तारीख कंफर्म होने पर मनाई जाती है। ऐसे में बीते दिनों यानी कि मंगलवार 27 मई 2025 को सऊदी अरब में मगरिब के बाद चांद देखा गया, जिसके बाद जुल्हिज्जा की शुरुआत हुई। वहीं पर सऊदी अरब में जुल्हिज्जा का चांद नजर आने के बाद ईद उल अजहा की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में सऊदी में 6 जून को यह पर्व मनाया जाएगा। इसी के साथ ही भारत में भी बकरीद की तारीख तय हो गई है। हालांकि भारत में बकरीद की तारीख स्थानीय चांद देखने पर तय होती है। दोस्तों, बिहार चुनाव में क्या इस बार भी अकेले रह जाएंगे चिराग पासवान? दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर के बीजेपी जेडीयू के बीच सब कुछ क्लियर हो गया है। जी हाँ, 5 साल पुरानी लोजपा अब नहीं रही। वह 2 हिस्सों में बट करके लोजपा रामविलास और रालोसपा हो गई है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं, लेकिन चुनाव में उनके 5 उम्मीदवार खड़े हुए सब जीत गए। रालोसपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस लोकसभा चुनाव से अलग रहे, जब बाद के दिनों में उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया। एनडीए ने असली मान करके लोजपा रामविलास से गठबंधन कर लिया। जब लोकसभा चुनाव में सब कुछ ठीक चला, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे लेकर के 5 साल पुरानी माहौल बन गया है। नतीजा घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। अभी तक एनडीए के घटक दलों के बीच विधानसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी औपचारिक बात नहीं शुरू हुई है। हाँ, सभी दलों ने प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से दावे की सीटों के बारे में बड़े दलों खास करके भाजपा और जेडीयू को बता दिया है। वहीं पर एक लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें होती है, जहाँ दोनों में विधानसभा की 7-7 सीटें हैं। चिराग पासवान 5 लोकसभा सीटों पर हुई जीत के आधार पर विधानसभा की 30 सीटों की मांग कर रहे हैं। ये संख्या वही है जो 2020 के चुनाव के समय थी, जब उस समय इतनी सीटें ना मिलने पर चिराग पासवान ने अलग रास्ता अपनाया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान 135 सीटों पर चुनाव लड़े। सिर्फ 1 सीट पर जीतने के बावजूद भी उन्होंने खुद को विजेता घोषित कर दिया, क्योंकि जेडीयू 43 सीट लेकर के तीसरे नंबर पर अटक गई थी। वहीं पर जेडीयू के आंतरिक आकलन में बुरी हार की जवाबदेही चिराग पासवान पर थोप दी गई। जेडीयू के सर्वा इस मुश्किल पराजय को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। 2020 में भाजपा को 121 और जेडीयू को 122 सीटें मिली थी। भाजपा ने अपने कोटे से 11 सीटें उस समय की सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी को दी थी। वहीं पर जेडीयू कोटे से 7 सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मिली थी। अभी वीआईपी एनडीए में नहीं है और उसके कोटे की 11 सीटें नए सहयोगियों को दी जा सकती है। लोजपा रामविलास के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा नए हिस्सेदार है। उधर जेडीयू 2020 की संख्या पर अड़ा हुआ है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को पहले की तरह सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन लोजपा रामविलास के लिए उसके बटुए में बहुत कुछ नहीं है।
दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण में कुछ लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। एयरपोर्ट के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू से प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुरोध पर केंद्र सरकार ने यहां एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है। जल्द यहां के लोगों को ये विशेष सौगात मिलने वाली है। मनीष वर्मा ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वह भी इसका श्रेय लेना चाहते हैं। एनडीए के बाहर के लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, बस वे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते पार्टी संगठन को मजबूत करना उनका दायित्व है। इसी मकसद से वे पिछले 3 दिनों से पूर्णिया में लगातार कार्यकर्ताओं से मिलकर के पार्टी की मजबूती, बीते 20 वर्षों की नीतीश सरकार के कामों को जन जन तक पहुँचाने और फिर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए योजना एवं क्रियान्वयन पर चर्चा कर रहे हैं। जनसुराज के बारे में उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर ने एक नए बदलाव के साथ पार्टी बनाई थी, लेकिन उनका राजनीतिक मॉडल पूरी तरह से पैसे पर आधारित है। जब लोग भाड़े पर काम करते हैं, कार्यकर्ताओं को पैसे पर रखते हैं, जब पैसे वाले ही उनकी पार्टी में नेता बनेंगे। जो पैसा खर्च करेगा वह नेता बनेगा, जब उसको बढ़िया बढ़िया पद मिलेगा। बिहार में 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को मुक्त करने की प्रशांत किशोर की घोषणा पर श्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता की भारी मांग पर शराबबंदी लागू की थी। अब क्या प्रशांत किशोर बच्चों को शराब पिला करके बेवरा बनाएंगे? ये काम प्रशांत किशोर की ही कर सकते हैं कि पहले शराब पिलाएं, उसको बेवरा बनाएं और फिर जो पैसा राजस्व से आए उसी से सबको पढ़ाएं। ये मॉडल प्रशांत किशोर का ही हो सकता है और किसी का नहीं। दोस्तों, जमीन सर्वे के बीच नीतीश सरकार ने अहम फैसला सुनाया है। दरअसल बात है कि बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है। जमीन सर्वे की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार की ओर से कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जमीन की अदला बदली को लेकर के नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से भू मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें बार बार रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इस फैसले का अधिक लाभ ग्रामीण इलाकों में होगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जमीन का लेन देन पारंपरिक तौर पर मौखिक समझौते के आधार पर होती है। साल 2025 के लिए संशोधित बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली के तहत अब 2 रैयतों के बीच आपसी सहमति से हुई जमीन की अदला बदली को कानूनी मान्यता दी जाएगी। इस बदलाव से हजारों किसानों को राहत मिलेगी, जो वर्षों से ऐसी जमीन पर कब्जा तो किए बैठे थे, लेकिन उनके पास वैधानिक अधिकार नहीं था। पर जहानाबाद जिला बंदोबस्त पदाधिकारी उपेंद्र प्रसाद ने बताया है कि यदि 2 पक्षों के बीच जमीन की अदला बदली मौखिक रूप से हुई है और दोनों ने शांति से कब्जा किया है, तो फिर इसे वैध माना जाएगा। सर्वे के दौरान यदि दोनों पक्ष लिखित सहमति देते हैं, तो फिर उसके नाम भू अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जाएगा और उनके नाम पर खाता खोला जाएगा। इससे किसानों को उनकी जमीन का अधिकार मिलेगा और फिर भूमि विवादों में भी कमी आएगी। वहीं पर सरकार के इस फैसले से अब रैयत न सिर्फ कानूनी तौर पर अपनी जमीन के मालिक होंगे, बल्कि वे जमीन को बेचने, उत्तराधिकारी तय करने और फिर यहाँ तक कि बैंक से लोन लेने जैसे अधिकार भी प्राप्त कर सकते हैं। पहले की स्थिति में ऐसा नहीं था। पहले की स्थिति में मौखिक समझौते से जमीन बदलने वाले लोग ना तो जमीन को बेच सकते थे और ना ही किसी को वारिस बना सकते थे। वहीं पर विशेषज्ञों का मानना है कि ये निर्णय ग्रामीण क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगा, जहां पारंपरिक रूप से बिना कागजात की जमीन अदला बदली होती रही है। अब कानूनी मान्यता मिलने से न केवल प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि समय और धन की भी बचत होगी। दोस्तों, बिहार में तैयार मछलियों को अब देश के दूसरे राज्यों के साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। इस संबंध में विभाग ने कमेटी बनाने का निर्देश दिया है, जो इसके लिए कार्य योजना को तैयार कर सके। आपको बता दें कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार के मत्स्य निदेशालय द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक पटना में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मंत्री रेणु देवी ने की है, जबकि संचालन अपर मुख्य सचिव डॉक्टर N विजय लक्ष्मी द्वारा किया गया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कल बिहार बदलाव यात्रा के तहत सिवान के जीरादेई प्रखंड में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के बाद प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायकों में से 2/3 विधायक अपनी सीट गंवाने वाले हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है। उन्हें पता है कि उनके विधायकों ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। बिहार की जनता बदलाव के मोड में है, इसलिए अब 4 महीने बाद बिहार में बदलाव देखेगा। बिहार में नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। इस बार जनसुराज बिहार की जनता को राजा बनाएगी।
इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे और अशोक चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे पिछले 3 साल से बिहार के गांव-गांव घूम रहे हैं और वे भी बिना किसी पुलिसकर्मी के, इसलिए वे किसी FIR या फिर कानूनी नोटिस से नहीं डरते। वे बिहार को लूटने वाले नेताओं के खिलाफ बोलते रहेंगे। बिहार की जनता जानती है कि कौन उगाई मंत्री है, कौन मंत्री कॉटन बैंडेज में कमीशन ले रहा है। उन्होंने कहा है कि वे किसी से नहीं डरते।